नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम के बयान पर बीजेपी की होती फजीहत की, पंजाब में चन्नी सरकार के बड़े दांव की, जानेंगे यूपी में बीजेपी के प्रचार अभियान का कैसे जवाब दे रही है सपा, बंगाल बीजेपी में क्यों नहीं संभल रही बगावत, बात करेंगे आरजेडी और जदयू के साथ आने की संभावनाओं की, राम मंदिर जमीन घोटाले की और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार से आरएसएस की बढ़ती नाराजगी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर मुश्किल में मोदी सरकार। शुक्रवार को मोदी सरकार करेगी बैठक, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में ले सकते हैं हिस्सा। भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर बनेगा पुल, केंद्रीय कैबिनेट ने पुल निर्माण को दी मंजूरी। पुल निर्माण के लिए नेपाल के साथ जल्द ही एमओयू साइन करेगा भारत। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मुकाबले में बारिश ने डाली बाधा, जोहानिसबर्ग में बारिश के चलते चौथे दिन का खेल धुला। अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए 122 रन, भारत को 8 विकेट की जरूरत। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 621 अंकों की गिरावट के साथ 59,602 पर हुआ बंद। निफ्टी में 179 अंकों की गिरावट के साथ 17,746 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बुधवार को पीएम मोदी पंजाब से बिना रैली किए लौट गए थे। मौसम खराब था, रैली में लोग भी नहीं आए थे, इसे लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर पीएम मोदी की पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर एक टिप्पणी सामने आई, जिससे चर्चा पीएम की सुरक्षा की ओर मुड़ गई। बीजेपी पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस सहित तमाम दल इसे बीजेपी के प्रचार का तरीका करार दे रहे हैं। पंजाब सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पीएम किसानों से मिल लेते तो क्या हो जाता। पंजाब में पीएम की रैली रद्द होने का मामला गरमाया हुआ है और इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत हो रही है। शुरुआत में इस मामले में घिरती दिख रही पंजाब सरकार ने अब खुलकर बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा में चूक के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद करार देते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया कि पीएम की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, इसमें कोई चूक नहीं हुई। किसान सिर्फ पीएम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। अगर पीएम 2 मिनट के लिए उनकी बात सुन लेते तो उन्हें वापस नहीं लौटना पड़ता। पीएम ने रैली नहीं की, इसका जरूर मुझे खेद है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में चूक का कोई मामला नहीं है। फिर भी हमारी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए समिति बना दी है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब सरकार ने भले ही साफ कर दिया हो, जो शोर शराबा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन दिल्ली में सियासत अभी भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और उन्हें पंजाब दौरे पर सुरक्षा में हुई गड़बड़ियों की पूरी जानकारी दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इसे गंभीर मुद्दा करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो याचिका की कॉपी केंद्र और पंजाब सरकार को सौंपे। याचिका में पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही घटना पर रिपोर्ट लेने और पंजाब सरकार को दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की भी मांग की गई है। पंजाब बीजेपी भी इस मामले के बहाने चन्नी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग ही कर दी है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर, जहां पीएम का कार्यक्रम होने वाला था, पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सरकार अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो फिर क्या कर सकती है। अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। ऐसे में इस मसले को और कितना भुनाया जाता है और इस मुद्दे से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान, ये सब देखना दिलचस्प होगा। किसान अभी भी नाराज हैं, ये बात बीजेपी को भी समझ लेनी चाहिए। वैसे भी सरकार की नीतियां लोगों को परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए। सरकार जनता के लिए होती है, ना कि सिर्फ शासन करने के लिए। और पंजाब की चन्नी सरकार इसे समझ भी रही है और पंजाब सरकार इस समय अपने राज्य की जनता के हित में नीतियां बना रही है। आम लोगों के हित में कई घोषणाएं सरकार ने की हैं, जिसका असर चुनावों में भी दिखाई दे सकता है। तो अब क्या किया चन्नी सरकार ने ऐलान, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी पंजाब में भी बिजली हाफ पानी माफ का वादा कर रही है। यहाँ तक कि युवाओं को नौकरी देने का दावा भी कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इन वादों से आम आदमी पार्टी सोच रही है कि वो सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन वादों में कांग्रेस उससे 2 कदम आगे निकल गई है। पंजाब की चन्नी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 1-1 हजार रुपए की मदद राशि दी जाएगी।
बताया गया है कि 27 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में ये ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। पंजाब सरकार की ओर से दी जाने वाली 1000 रुपए की ये सहायता राशि पहले से ही मासिक पेंशन या आर्थिक मदद के रूप में विधवाओं, बुजुर्ग महिलाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांग लोगों को दी जाने वाली 1500 रुपए की राशि से अलग होगी। सरकार ने बयान में कहा है कि 1000 रुपए की सहायता राशि इन लाभार्थियों को महामारी के दौरान आए संकट से उबरने के लिए दी जाएगी। इस राशि से पंजाब सरकार के करीब 277.13 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं इसके अलावा राज्य सरकार की कैबिनेट ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी सहायता राशि दिए जाने पर मोहर लगाई है। 3000 रुपए की ये सहायता राशि उन मजदूरों को मिलेगी जो पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से जुड़े हैं। ये अंतरिम आर्थिक मदद के तौर पर दी जाएगी। इन फैसलों से साफ है कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या एक बार फिर पंजाब के लोग कांग्रेस पे भरोसा जता पाते हैं या नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी के ऐलान से पंजाब कांग्रेस को मजबूती मिलती दिख रही है और इसका फर्क भी जमीन पर दिखाई दे रहा है। वैसे योजनाओं से ज्यादा फर्क प्रचार का पड़ता है। यूपी में तो प्रचार का ये फर्क तकरार में बदलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी और सपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों प्रचार के बहाने यूपी में बढ़ रही है तकरार? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज में सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने शहर में सरकार की उपलब्धियों को लेकर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें सपा को टारगेट करते हुए लिखा है कि फर्क साफ है। जिसके जवाब में सपा ने भी पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है भाजपा साफ है। इसके बाद पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर टकराव देखने को मिला। दरअसल प्रयागराज में योगी सरकार की उपलब्धियों वाले पोस्टर लगाए गए हैं। सपा ने शहर भर में बीजेपी के होर्डिंग्स के पास में सपा के होर्डिंग्स लगाए। इनमें बीजेपी के होर्डिंग्स में सपा पर टारगेट करते हुए लाल टोपी को भ्रष्टाचार और अपराध से जोड़कर दिखाया गया है, जिस पर सपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए लिखा है भाजपा साफ है। लेकिन पुलिस सपा के होर्डिंग्स हटाने पहुंची तो सपा कार्यकर्ताओं के साथ तीखी बहस हुई। बीजेपी की होर्डिंग्स में सपा पर टारगेट करते हुए लाल टोपी को भ्रष्टाचार और अपराध से जोड़कर दिखाया गया है। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए बीजेपी पर सपा की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। सपा कार्यकर्ताओं ने भी कोरोना काल में शव दफनाने और हाथरस में युवती का शव रेत में जलाने जैसी तस्वीर लगाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और सपा की उपलब्धियां दिखाते हुए बीजेपी साफ है के होर्डिंग्स लगा दिए। यूपी चुनाव में बीजेपी हर माध्यम के जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेना चाहती है। टीवी चैनलों पर चल रहे विज्ञापनों पर भी फर्क साफ है में सपा पर निशाना साधा गया है, जिस पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में ये पोस्टर वॉर यूपी के चुनावों में क्या रंग लाता है, ये तो चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये साफ है कि सपा भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। यूपी में बीजेपी और सपा में तकरार बढ़ रही है तो बंगाल में बीजेपी के अंदर की तकरार बढ़ रही है। बीजेपी के कई विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं तो कई टीएमसी के दरवाजे पर खड़े हैं और अब पार्टी के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री ही बगावत के रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी को हार मिली है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसी कड़ी में अब बीजेपी की टेंशन का कारण बना है मतुआ समुदाय के नेताओं का गुस्सा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की 25 से 30% के बीच आबादी है और बीजेपी को बंगाल में जो सीटें मिली उसमें इस समुदाय के वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी मतुआ समुदाय का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में गया था। अब समुदाय के बड़े नेता और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। शांतनु ठाकुर का मतुआ समुदाय पर जबरदस्त असर माना जाता है और उन्होंने अब बंगाल भाजपा के विभिन्न व्हाट्सएप समूहों से किनारा कर लिया है। दरअसल मतुआ नेता इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें हाल ही में घोषित की गई संशोधित राज्य समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इससे पहले 25 दिसंबर को 5 विधायकों मुकुटमणि अधिकारी, सुब्रतो ठाकुर, अंबिका रॉय, अशोक कीर्तनिया और असीम सरकार ने राज्य पार्टी समिति में मतुआ प्रतिनिधित्व की कमी पर अपनी नाराजगी
व्यक्त करते हुए राज्य भाजपा के कई व्हाट्सएप ऐप ग्रुप छोड़ दिए थे। इनमें से ज्यादातर मतुआ समुदाय से हैं। बाद में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और बंगाल पार्टी के प्रभारी अमित मालवीय ने असंतुष्ट मतुआ विधायकों के साथ बैठक की थी और विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी। अब सत्ताधारी TMC बीजेपी में पड़ी इस फूट का फायदा उठाने की जुगत में लग गई है। तृणमूल कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वो मतुआ समुदाय के बीजेपी नेताओं से बातचीत करने को तैयार है। ऐसे में अब बंगाल में कमजोर हुई बीजेपी कैसे अपने विधायकों और नेताओं को मना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बंगाल बीजेपी में पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई है, जिस कारण से बीजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है। बीजेपी की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश बंगाल से सटे बिहार में भी हो रही है। बिहार RJD अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। तो क्यों नीतीश को साथ आने का न्योता दे रही है RJD? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा जब जब सामने आता है तब तब RJD और JDU के साथ आने की खबरें हवा में तैरने लगती हैं। बिहार में NDA की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और JDU में मतभेद है और इसी मुद्दे को लेकर RJD हमेशा नीतीश पर डोरे डालती है और ऐसा ही कुछ किया है RJD प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने। गुरुवार को जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना पर बात हुई तो जगदानंद ने कहा, अगर बीजेपी और इसके मंत्री सरकार का साथ नहीं दे रहे तो नीतीश कुमार को इन्हें हटा देना चाहिए। ऐसा करने से सरकार के सामने मुश्किलें आती हैं तो RJD नीतीश कुमार की मदद करने को तैयार है। जगदानंद सिंह ने कहा कि राबड़ी देवी, लालू यादव तक जातिगत जनगणना की वकालत करते रहे हैं। नीतीश कुमार भी 2 बार विधानसभा में इसकी जरूरत पर बोल चुके हैं, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार हमेशा इस पर आनाकानी करती है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती देश में जातीय आधारित गणना हो। RJD जातिगत जनगणना के मुद्दे पर JDU सरकार के साथ खड़ी है, साथ ही तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। लेकिन बीजेपी राज्य में जनगणना के मुद्दे पर नीतीश से अलग राय रखती है। बिहार में सभी दल तैयार हैं, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है। न सिर्फ बीजेपी बिहार सरकार का अंग है, बल्कि सरकार का सबसे बड़ा दल है, लेकिन सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और मंत्री परिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है उसकी बात अगर कोई मंत्री नहीं मानता है तो उसे हटाने का पूरा अधिकार है। यानी अब गेंद पूरी तरह से नीतीश कुमार के पाले में है। या तो अपना रुख साफ करें कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर वो अड़ेंगे या फिर बीजेपी के आगे झुकेंगे। बीजेपी अगर नीतीश के साथ नहीं चलती तो नीतीश को ही फैसला लेना है कि वो बीजेपी के दबाव में काम करे या फिर अपना अलग रास्ता चुने। RJD ने तो नीतीश के लिए सत्ता में बने रहने के लिए रास्ता भी बना दिया है, लेकिन बीजेपी के लिए रास्ता हर जगह मुश्किल होता दिख रहा है। यूपी में राम मंदिर के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए अयोध्या का मुद्दा भारी पड़ता दिख रहा है। अयोध्या में एक और घोटाला सामने आ गया है, जिससे बीजेपी मुश्किल में फंसती दिख रही है। राम मंदिर के पास जमीन की खरीद में घोटाला होने के मसले ने तूल पकड़ा तो विपक्ष ने प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ने कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग तेज कर दी थी। आम आदमी पार्टी के सांसद व यूपी में पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने फिर से जमीन मसले को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। संजय सिंह ने ये आरोप भी लगाया था कि स्कूल और अस्पताल के नाम पर जमीन लेने के बाद महेशी ट्रस्ट के लोग इस जमीन को बेचकर अरबों की लूट कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ था कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर निर्माण को मंजूरी देने के फैसले के बाद जिले में स्थानीय विधायकों, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदार और राजस्व अधिकारियों के परिजनों ने अचल संपत्ति बाजार में मौके को भुनाने की उम्मीद में अयोध्या में खरीदी थी, जिसके बाद जब योगी सरकार फंसती दिखी तो मजबूरन उसे जांच के आदेश देने पड़े। जिसके बाद जांच में अयोध्या में राम के नाम पर जमीन की लूट की खबरों के बीच फिर एक गड़बड़ी सामने आई है। अयोध्या के मांझा बरहटा में दलित रोंघई की 21 बीघा भूमि को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान देने के मामले को अवैध घोषित कर दिया गया है। दलित की जमीन ट्रस्ट ने 1993
में बिना डीएम की अनुमति के ही दान में ले ली थी। इस मामले में दान की भूमि पर नियम के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी भी अदा नहीं की गई थी। इसके अलावा इन भूमि सौदे की हड़बड़ी में लेन देन के एक सेट ने औचित्य और हितों के टकराव के सवाल खड़े कर दिए थे। साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि गैर दलित द्वारा दलित व्यक्तियों की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने वाले भूमि कानूनों से बचने के लिए MRVT ने 1992 में लगभग 1 दर्जन दलित ग्रामीणों से बरहटा माझा गांव में भूमि पार्सल खरीदने के लिए ट्रस्ट के साथ कार्यरत रोंघई नाम के एक दलित व्यक्ति का इस्तेमाल किया था। यानी विपक्ष का आरोप सही था कि दलितों की भूमि को धोखे से लिया गया था। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार से संघ की बढ़ती नाराजगी की। मोदी सरकार के निजीकरण की नीति का विपक्ष तो पहले से ही विरोध कर रहा है। अब आरएसएस भी केंद्र सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। संघ से जुड़े संगठन ही मोदी सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं और अब संघ की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर सरकार ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो संघ सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। तो आखिर क्यों आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं मोदी सरकार और संघ, देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी कंपनियों में निवेश और उन्हें निजी हाथों में सौंपने की केंद्र की मोदी सरकार की नीति इस साल भी तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम पर फायदे वाले कंपनियों को भी निजी हाथों में सौंपती जा रही है। 2022 में केंद्र सरकार ने 36 सरकारी कंपनियों को बेचने का लक्ष्य रखा है और इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार मुनाफा कमा रही हैं। मुनाफे वाली कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने को लेकर विपक्ष भी अपनी नाराजगी जता रहा है और अब मोदी सरकार को अपनों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। आरएसएस ने भी मोदी सरकार की इस नीति का विरोध करने का फैसला किया है। आरएसएस ने आर्थिक नीति के कुछ पहलुओं पर चेतावनी जारी कर दी है और संघ से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ यानी BMS भी मोदी सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है। हैदराबाद में अपनी 2 दिवसीय बैठक में नवंबर में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 1 लाख कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन करने का फैसला किया है। BMS के सचिव गिरीश चंद्र आर्य ने ये जानकारी दी है। BMS आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन भी देने की योजना बना रहा है। इस पर निर्णय संघ की समन्वय बैठक के बाद लिया जाएगा। गिरीश चंद्र का कहना है कि केवल वो लोग ही प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे जो इससे संबंधित हैं। कोयला, दूरसंचार, रेलवे, रक्षा, डाक सहित प्रस्तावित क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल होंगे। गैर कोयला बैंकिंग, बीमा, स्टील, सीमेंट, सभी PSU जैसे NTPC, HAL, भेल, पावर ग्रिड के कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा प्रदर्शन की आखिरी तारीख 11, 12 और 13 जनवरी को ओडिशा में होने वाली आगामी राष्ट्रीय कार्य समिति में तय की जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।